Hello all, a very warm welcome to our channel. So in this video we will discuss the PGBP adjustments. तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है विच इज अ 14 मार्क्स एंड अ कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें जनरली एग्जामिनर आपसे पूछता है टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एंड हिज टैक्स लायबिलिटी. इवन दो द क्वेश्चन इज टू कंप्यूट द टोटल इनकम, बट उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट्स होती हैं दे परटेन टू द पीजीबीपी हेड. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसी कौन कौन सी बारीक चीजें हैं जो उसमें आपको ध्यान रखनी है, और एग्जामिनर जनरली कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपसे पूछता है रिलेटिंग टू द पीजीबीपी है. ठीक है जी. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है बच्चों जनरली ये लेंथी क्वेश्चन होता है, थोड़ा बड़ा होता है क्वेश्चन, बिकॉज में बहुत सारी एडजस्टमेंट दी होती है. तो सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट की तरफ जाना है लास्ट पैराग्राफ में कि क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या है. उसके बाद आपको एक बार क्वेश्चन अपने आंखों से निकालना है टू सी की कौन कौन सी एडजस्टमेंट उसने लिखी है, एक बार आपके माइंड में थोड़ा सा अटक जाए. ठीक है. उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ते चलोगे तो उनको आप अपना एडजस्ट करते चलोगे. ठीक है. तो बच्चों जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना इसमें वो 3 तरीके से पूछ सकता है. पहला तरीका क्या होता है, वो आपको नेट प्रॉफिट दे देता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिख देता है कि एसएससी का नेट प्रॉफिट जो है वो है ₹50 लाख. यहाँ पे तो बच्चों वो लिखता है 50 लाख, बट आपको ये देखना है कि जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एब्सोल्यूट नंबर में है या लैक्स में है. अगर वो भी लैक्स में है तो आप अपना क्वेश्चन करोगे इन लैक्स, बट अगर वो एब्सोल्यूट नंबर्स में है तो इट्स बेटर कि आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन एब्सोल्यूट नंबर. नेट प्रॉफिट भी आप 50 लाख ही लिखो और उसमें एडजस्ट करो, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी. ठीक है जी. इस क्वेश्चन बच्चों क्या होता है जनरली एग्जामिनर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखता है कि नेट प्रॉफिट इतना है, उसके बाद लिखता है आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. तो वो कुछ एडजस्टमेंट देता है ABC. ये कौन से एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका इफेक्ट ले लिया गया है, उसके बाद ये 50 लाख का प्रॉफिट निकाला हुआ. ठीक है. आपको एडजस्टमेंट देखनी है कि अगर ये एक्सपेंस है तो क्या डिडक्टेबल था या नहीं था. अगर डिडक्टेबल था तो कुछ नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट ले लिया गया है और लेना भी चाहिए था बिकॉज डिडक्टेबल था, तो कुछ नहीं करेंगे. बट अगर डिडक्टेबल नहीं था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट ले लिया है, मतलब रिड्यूस कर दिया है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा. ऐसी कोई इनकम है जो प्रॉफिट यहाँ पे कोई इनकम लिखी है तो मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट ले लिया है, बट आपको देखना है कि वो टैक्सेबल है या नहीं है, या फिर पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है या नहीं है. हो सकता है यहाँ पे लिख दे कि यहाँ पे एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ₹50,000, तो वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई है, मतलब 50 लाख के अंदर 50,000 रुपए है, पर पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और अदर सोर्स में जाके ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. इसी क्वेश्चन में बच्चों, इस तरह क्वेश्चन में एग्जामिनर एक और चीज लिखता है अदर इंफॉर्मेशन, और वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं 1 2 3. अब इन एडजस्टमेंट्स में जो ABC है और ये इन एडजस्टमेंट 1 2 3 में क्या फर्क है बच्चों. जो ABC के एडजस्टमेंट्स है ना, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जिनका इफेक्ट ले लिया गया है. ये 50 लाख के अंदर इंकॉर्पोरेटेड है, इनका इफेक्ट लेने के बाद 50 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल कर दिया गया है आपको. बट जो अदर इंफॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट है ना, ये वो एडजस्टमेंट है जिनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिया गया. तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज लिखी है जिसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना चाहिए था तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, बिकॉज ये अदर इंफॉर्मेशन का पार्ट है. इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिया गया. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे उसने लिखा सैलरी पेड इन कैश ऑफ रुपीज इन कैश फॉर रुपीज से 50,000 रुपीज. ठीक है. तो इसका मतलब है कि 50,000 की जो सैलरी दी गई है कैश में, इसका इफेक्ट हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले लिया है, मतलब इसको हमने प्रॉफिट निकालते समय घटा दिया है. बट इनकम टैक्स में घटाना नहीं चाहिए था. क्यों? बिकॉज कैश में पे हुआ है. कैश में पे 10,000 के ऊपर कोई भी खर्चा होगा तो सेक्शन 40A(3) में चला होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. बट अगर यही चीज अदर इंफॉर्मेशन में लिखी होती तो इसका मतलब होता कि इसका इम्पैक्ट हमने प्रॉफिट अकाउंट में नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए था. क्यों? क्योंकि कैश में पे किया है तो इनकम टैक्स में लॉ नहीं होता, तो आप कुछ नहीं करोगे. समझ गए ना बात को. अगर ऊपर लिखा होता तो आप इसको ऐड करते, अगर नीचे लिखा होता तो आप कुछ नहीं करते. बट लॉजिक समझ गए क्यों? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स है इसका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले लिया गया है, तो अगर नहीं लेना चाहिए था तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. और बट ये एडजस्टमेंट जो है अदर इंफॉर्मेशन में, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जिनका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिया गया,
और नहीं लेना चाहिए था तो आप कुछ नहीं करोगे, ना लिया गया ना लेना चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ले लिया गलती से और नहीं लेना चाहिए था तो एड बैक करना बनता है। समझ गया बात? तो फर्स्ट तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको नेट प्रॉफिट की फिगर दी होती है। सेकंड तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों जहां पे वो आपको पूरा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे देता है टी शेप में। अगर आप देखो तो उसमें इस तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना होता है टी शेप में। यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे इनकम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में और पहले तरह के क्वेश्चन में क्या फर्क है कि वहां पे नेट प्रॉफिट गिवन था और पीएनएल अकाउंट नहीं बना हुआ था और कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हुई थी जो नेट प्रॉफिट निकालते समय जिनका इफेक्ट ले लिया गया है। बट यहाँ पे पूरा पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही दिया हुआ। तो ये एक्चुअल में जो हमने ऊपर देखा था ये नेट प्रॉफिट प्लस ये जो एडजस्टमेंट है इनको इकट्ठे करके उसने पीएनएल में ही दे दिया, पूरा पीएनएल ही दे दिया। तो अब अलग से उसको एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी लिखेगा वो अदर इन्फॉर्मेशन लिखेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें सैलरी डेबिट की हुई है नहीं दी हुई है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में भी आप जो स्टार्ट करोगे बच्चों वो नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करोगे, इंडिविजुअल आइटम से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे और फिर देखोगे ये जो इनकम साइड है इसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो टैक्सेबल ना हो या फिर जो पीजीपी हेड में टैक्सेबल ना हो। अगर कोई ऐसी इनकम है तो रिड्यूस करोगे, जैसे डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, जो पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, उन इनकम को लेस किया और अदर सोर्स में या हाउस प्रॉपर्टी में एट द केस में भी आप ले गए। ऐसे ही आप एक्सपेंस साइड में देखोगे कि ऐसा कोई एक्सपेंस है क्या जो डिसअलाउएबल है जिसको डिसअलाउ करना चाहिए। अगर है तो आप इस नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर दो, ठीक है जी। तीसरी तरह का क्वेश्चन होते हैं बच्चों जहां पे वो आपको रिसीट एंड पेमेंट देता है अगेन इन टी शेप। यहां पे रिसीट्स होती हैं, यहां पेमेंट होती है। इन तरह के क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो आपको इंडिविजुअल आइटम से स्टार्ट करना पड़ता है। और रिसीट्स में देखोगे अगर सेल्स दी है तो अपना ये उठाओगे, ऐसी और कोई इनकम दी है जो टैक्सेबल अंडर पीजीपी है वो उठाओगे। मान लो विनिंग फ्रॉम लॉटरी दी है यहाँ पे तो इसको सीधा अदर सोर्स में लेके जाओगे, है ना। इसको एडजस्टमेंट नहीं करनी पीजीपी हेड में, तो आप पीजीपी हेड को आप ड्राइव करोगे, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं कर रहे कि उसमें ये ऐड हो गया आप लेस करोगे। आप तो सीधा सेल्स से ही स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें तो ऐड नहीं हुआ तो फिर पीजीपी हेड में रिड्यूस भी नहीं करोगे, सीधा सीधा अदर सोर्स में ले जाओगे। ऐसी पेमेंट होंगी, यहाँ पे आप देखोगे जो भी पेमेंट है जो डिडक्टेबल है अंडर पीजीपी हेड उसको रिड्यूस करोगे और जो पेमेंट डिडक्टेबल नहीं है उसको छोड़ दो। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे यहाँ पे, परचेज ऑफ कार वगैरह, तो उसके लिए आप परचेज ऑफ कार को छोड़ दोगे पर उसका डेप्रिसिएशन आप पीजीपी हेड में लेस करोगे, ठीक है जी, समझ गए। अब बच्चों क्या करता है एग्जामिनर जब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देता है या फिर नेट प्रॉफिट देता है तो वो कहता है वो यहाँ पे ना एक्सपेंडिचर में कई बार लिख देगा से अपना ड्राइंग्स, दो एक्सपेंडिचर में ड्राइंग्स नहीं आनी चाहिए बट अगर लिख दी तो आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेंगी बिकॉज ये डिडक्टेबल तो नहीं है। ऐसी वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया उसने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और वन ऑफ द एडजस्टमेंट वाज इन्वेस्टमेंट इन एनएससी से ₹20,000, है ना। टेक्निकली इन्वेस्टमेंट एनएससी जो है वो आपका पीएनएल का पार्ट नहीं है बट अगर इसने लिख दिया और इस पार्ट में लिख रहा है इन्वेस्टमेंट एनएससी ₹20,000 तो इसका मतलब उसने इसको खर्चे में ले रखा है, एक्सपेंस में ले रखा है। तो आप 50 लाख जो प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इवन दो अकाउंटिंग गलत भी है तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना। ये जो भी आइटम लिखे है ना यहाँ पे कि जिसमें जो लिखा है कि आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, तो वो जो भी फॉलोइंग आइटम्स है ना आपको मान के चलना है वो पीएनएल में प्रॉफिट निकालते समय एडजस्ट हो चुकी है। तो आपको ये देखना है कि टैक्स सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो टैक्सेबल है, क्या उसको क्या इम्पैक्ट देना है क्या नहीं देना है, ठीक है जी। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो ये हमने देखा बच्चों 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आपके क्वेश्चन का उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनको आपको सर्कल करना है बिकॉज वो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो एज ऑफ द एसएससी। उस क्वेश्चन में जनरली एसएससी का नाम और एज दी होती है बट नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में हो सकता है सेक्शन 80D की रिडक्शन दी हो तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि अपना एसएससी सीनियर सिटीजन है या नहीं है। और टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए ये रेलिवेंट है कि एसएससी की एज कितनी है। तो जैसे आपको एज दिखे आप उसको गोला कर लो। उसके बाद बच्चों उसमें लिखा होता है एसएससी करता क्या है, तो आपको ये देखना है कि एसएससी मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में है, इसकी क्या रेलिवेंस है।
बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ट्रेडिंग में होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कभी कभी वो क्वेश्चन में टर्नओवर दे देता है लास्ट ईयर की। वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है जिससे आपको पता लगे कि एसएससी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस साल पे उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, और टीडीएस नहीं काटा किसी एक्सपेंस पे तो 30% वो एक्सपेंस डिसलॉ करना पड़ेगा। बट अगर लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो इस साल उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था, सम स्पेसिफाइड सेक्शन एज यू नो। तो उन सेक्शन का कोई पेमेंट है, मतलब 194J की कोई पेमेंट है और उस पर टीडीएस नहीं काटा और पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप कुछ डिसलॉ नहीं करोगे बिकॉज टीडीएस लायबिलिटी थी ही नहीं। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन में फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देगा कि टर्नओवर 80 लाख थी पिछले साल, और उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखेगा कि उसने कंसल्टेंसी की पेमेंट की है 2 लाख रुपए की और उस पर टीडीएस नहीं काटा। वो ऐसा क्यों लिख रहा है? आपको ट्रैप करने के लिए। तो टीडीएस बनता भी नहीं था तो नहीं काटा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ डिसलॉ नहीं करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बट हमेशा आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे किसी पॉइंट पे तो आपको नील लिखना है और रीजन लिखना है, और नील और रीजन का मार्क्स होगा। ठीक है? अच्छा, फिर कई बार क्या होता है बच्चों, स्पेशली इन केस ऑफ प्रोफेशनल, मतलब इंटीरियर डेकोरेटर या फिर लॉयर या सीए, अगर एसएससी इस इन कामों में एंगेज है, एसएससी इज एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल, तो उसमें आपको चेक करना है कि एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है। प्रोफेशनल्स में जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, और जो इन्हें फर्स्ट पैराग्राफ में मिले कैश और मर्केंटाइल का, ये कहीं भी मिल सकता है इन द एंटायर क्वेश्चन। पूरी क्वेश्चन की बॉडी में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा लिखा है तो फिर आपको उस हिसाब से अपना इनकम टैक्स कंप्यूटेशन बनानी है। अगर एसएससी कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है फॉर द नेक्स्ट ईयर वो इसी साल हो जाएंगे अगर पे किए हैं तो। ऐसी कोई इनकम थी जो पर्टेन करती थी लास्ट ईयर को बट मिली इस साल है, इसी इस साल हुई है, तो इस साल टैक्स होगी अगर वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है। ठीक है? तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद बच्चों, स्पेशली इन केस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे नेट प्रॉफिट दिया होता है, उसमें जनरली तो ये लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द एसएससी फॉर द ईयर दिस मच इज रुपीज से 50 लाख आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पर इक्का दुक्का बार एग्जामिनर क्या करता है, आफ्टर क्या लिख देता है, बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब वो उसने चालाकी की है। ये आपका मई 22 में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, उसमें लिखा था बच्चों एग्जामिनर ने कि नेट प्रॉफिट इतना है बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब उसमें क्या थी, मान लो एक एडजस्टमेंट थी जैसे कि एसएससी ने जॉब वर्क के लिए पैसा खर्च किया 70,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब आप क्या करोगे? या आप इसका 30% डिसलॉ करके ऐड कर दोगे? नहीं। क्यों? बिकॉज ये बिफोर मेकिंग द फॉरेन एडजस्टमेंट, मतलब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया ही नहीं गया, तो आपको एक्चुअली तो इसका इंपैक्ट देना है। तो अगर 70,000 खर्च किए जॉब वर्क पे, डिडक्ट उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसलॉ होता है, 70% अलाउ होता है। तो 70,000 का 70% आपको 49,000 की डिडक्शन देनी पड़ेगी इन नेट इफेक्ट। चाहे 49,000 डिडक्शन दे लो, चाहे 70,000 ऐड करके 70,000 लेस करके 21,000 ऐड कर दो, तो नेट इफेक्ट 49,000 डिडक्शन आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसने लिखा है कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब इन एडजस्टमेंट का इंपैक्ट प्रॉफिट में नहीं लिया गया, तो ये छूट गई है प्रॉफिट निकालते समय, तो आपको इनका इंपैक्ट देना पड़ेगा, इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ गए? अब बच्चों डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट जो मेन है। ये तो ऊपर नीचे हमको समझाना था बच्चों। पहली एडजस्टमेंट है ग्रॉस वर्सेस नेट की। तो क्या होता है, जनरली ये एडजस्टमेंट होती है इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर डिविडेंड इनकम। तो वो लिख देता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट रुपीज 70,000 या फिर अपना डिविडेंड इनकम नेट रुपीज 90,000। तो ये कैसे होता है, ये मान लो उसने, मैं आपको समझाता हूं। मान लो उसने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे इनकम है, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और बैक में लिख दिया नेट और आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 70,000। तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो, इस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो अपना विनिंग की इनकम है इट्स नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, तो इसलिए इसको लेस करोगे, भाई इसमें जुड़ी हुई है तो इसे लेस करोगे। से यहाँ पे 50 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो 50 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 70,000 लेस करोगे, राइट। ये 50 लाख है, 50 लाख स्टार्ट किया तो 70,000 ने लेस किया बिकॉज ये पीजीबी की इनकम नहीं है। बट जब अदर सोर्स में ऐड करोगे तो ग्रॉस इनकम ऐड करोगे,
कितनी 1,70,000 बटा 70%, बिकॉज 30% टीडीएस कट गया होगा तो 70% ही होगा ये। तो अदर सोर्स में आप 1 लाख ऐड करोगे और पीजीबीपी में 70,000 लेस करोगे। रीजनिंग समझ रहे हो? 70,000 क्यों लेस करोगे? बिकॉज उतना ही लेस करोगे जितना इसमें जुड़ा हुआ है, इस प्रॉफिट में 50 लाख में। 50 लाख में कितना जुड़ा हुआ है? 70,000, जो कि यहाँ की इनकम नहीं थी, इसमें 70,000 निकाल के बाहर रख दिया, तो 70,000 हटा दिया। अभी इनकम कहाँ की है? इनकम अदर सोर्स की, बट अदर सोर्स में ग्रॉस इनकम पे टैक्स होगा, तो इसलिए मैं इसको 1 लाख ऐड करूँ। ठीक है ना? और जब टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे, टैक्स पेबल, तो जब टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी से जो भी आई, उसमें आप 30,000 का टीडीएस लेस करोगे, क्योंकि इस इनकम पे टैक्स डिडक्ट हो चुका है आपका 30,000 रुपए। समझ गए? तो सिर्फ उसने नेट लिखने से क्या क्या चीजें बता दी कि एक तो नेट इनकम है, आपको गॉसिप करना पड़ेगा, साथ में जब टैक्स लायबिलिटी निकालोगे या क्वेश्चन में टैक्स पेबल पूछा है तो 30,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो इसका एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है ना? चलो ठीक। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? सेम एडजस्टमेंट होती है बच्चों ग्रॉस नेट में इन केस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में टीडीएस का रेट है 10%, तो अगर वो डिविडेंड लिख देता है अपना 45,000 90,000, तो आप उसको ग्रॉसअप करोगे। ठीक है? बट अगर पीजीबीपी हेड में आपको हटाना है तो घटाओ का नेट फिगर ही, क्योंकि घटाओगे उतना अमाउंट ही जो एक्चुअल में प्रॉफिट में ऐड हुआ है। बट अदर सोर्स में ग्रॉस बेस में टैक्स करोगे, और अगर टैक्स पेबल निकालना है तो टीडीएस भी एडजस्ट करोगे। ठीक है? सेकेंड एडजस्टमेंट है बच्चों स्टॉक एडजस्टमेंट। तो क्या कहता है एडजस्टमेंट में, अपना क्वेश्चन में क्या लिखा होता है एडजस्टमेंट में, कि जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। कितना से अंडर वैल्यूड है? वो कह देगा से अपना ओपनिंग स्टॉक है अंडर वैल्यूड बाय ₹9,000 और क्लोजिंग स्टॉक है अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? इसका को ठीक करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब जितना भी लिखा हुआ है वो 9,000 कम है, तो आप देखो अगर बच्चों P&L में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ये जो भी अमाउंट है ये 9,000 से कम लिखी हुई है। अगर ये 9,000 से ज्यादा लिखी होती, इसमें 9,000 ऐड कर देते, तो जो प्रॉफिट है ये कम हो जाता। आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, है ना? तो इसलिए ये प्रॉफिट 9,000 ज्यादा दिख रहा है, तो इसको एडजस्ट करोगे। ये जो ही प्रॉफिट है, हमारे एग्जाम्पल में जैसे 50 लाख लेके चल रहे हैं हम, तो इसमें 9,000 लेस करोगे। अगर अपनी स्टॉक ठीक होता तो ये प्रॉफिट जो भी है वो 9,000 से कम होता, मैंने कम कर दिया। और ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक ठीक होता, जो भी लिखा हुआ है वो 12,000 से कम है, अगर सही से लिखा होता तो इसमें 12,000 और ऐड होते, तो ये प्रॉफिट जो है बढ़ जाता। इसका मतलब जो आज प्रॉफिट दिख रहा है 50 लाख का, ये 12,000 से कम दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसमें 12,000 ऐड कर दूंगा। ऐसे कर दो, या फिर सीधा 3,000 रुपए ऐड कर दो। एक ही तरीका है, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है? कई बार वो लिखेगा कि ओपनिंग स्टॉक, इसको उल्टा कर देगा। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है बाय ₹9,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी ओवर वैल्यूड है बाय ₹12,000। अब क्या करोगे? अब कहने मतलब उसका ये है, अगर वो ओवर वैल्यू लिख रहा है तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है जो भी लिखा हुआ है वो 9,000 पे ज्यादा लिखा हुआ है, 9,000 पे कम लिखना चाहिए था। अगर 9,000 पे ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख का, वो 9,000 से कम आ रहा है। अगर ठीक होता तो 9,000 पे फालतू होना चाहिए था प्रॉफिट, 9,000 पे से जबरदस्ती कम कर रखा है आपने प्रॉफिट, बिकॉज आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो खर्च लेस होता है, उससे प्रॉफिट कम होता है ना? यहाँ पे जो भी लिखा होता है ये इनकम साइड होती है, ये प्रॉफिट को बढ़ाती है। यहाँ पे जो भी लिखा होता है ये एक्सपेंस साइड होती है, इससे प्रॉफिट कम होता है। अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है आपकी, ये बढ़ी हुई है, तो इससे प्रॉफिट कम हो गया, जो बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब प्रॉफिट जबरदस्ती कम कर रखा है आपने। तो ये 50 लाख का जो प्रॉफिट है, इसमें हम 9,000 ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक के जो ओवर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड बाय 12,000 रुपए। इसका मतलब आपने प्रॉफिट जबरदस्ती 12,000 बढ़ा रखा है, तो उसको कम कर दो सब 12,000 से। तो नेट इंपैक्ट या तो 9,000 ऐड करके 12,000 लेस कर दो, या फिर 3,000 लेस कर दो, एक ही बात है। ठीक है? तो बच्चों जो मुझे लिख सकता है वो हो सकता है लिख दे कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या फिर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो जो भी एडजस्टमेंट लिखेगा वो आपको हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी? लॉजिक क्लियर रखना बस। ठीक है? कई बार बच्चों परसेंटेज में बात करता है, वो कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो और उसके बाद क्या दे देगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दे देगा। तो ओपनिंग स्टॉक की फिगर है
45 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है से 90 लाख की, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है अंडर वैल्यूड है बाय 10%। इसका मतलब बच्चों ये जो फिगर है 45 लाख और 90 लाख की, ये 90% है। ये 10% अंडर वैल्यू करने के बाद ये फिगर आई है। तो एक्चुअल फिगर क्या थी वो निकलने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक 45 लाख है तो बाय 90% करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 50 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था 50 लाख और ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो है 90 लाख है, ये 90% है तो होना चाहिए था 1 करोड़ और दिखा कितना रहे हो 90 लाख। ऐसे ओपनिंग स्टॉक जो है वो होना चाहिए था 50 लाख, दिखा रहे हो 45 लाख। तो एडजस्टमेंट क्या होंगी अपना, यहाँ पे 5 लाख आपका लेस होगा ओपनिंग स्टॉक का और यहाँ पे 10 लाख ऐड होगा, तो नेट 5 लाख आपका ऐड होगा प्रॉफिट में, ठीक है जी। ध्यान रखना वर्ड्स कैसे यूज किए हैं, है ना, प्लस और माइनस में, ठीक है जी। चलो थर्ड एडजस्टमेंट है बच्चों अमाउंट पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये क्लियर अपना बिल्कुल स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होती है अपना सेक्शन से रिलेटेड कि आपको टैक्स डिडक्ट नहीं किया, अमाउंट पे किया है आपने, तो आपको 30% डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कई बार क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है लास्ट ईयर का खर्चा है, लास्ट ईयर हमने टीडीएस नहीं काटा था और इस साल हमने टीडीएस काट लिया, तो लास्ट ईयर 30% डिसअलाउ हुआ होगा तो आपको इस साल उसका डिडक्शन देना पड़ेगा अलग से, वो प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट नहीं दिया गया होगा उसका, ठीक है। कोई अमाउंट पे टू स्पेसिफाइड पर्सन है तो और उसमें क्या लिखेगा, वो एक्सेसिव है एज कंपेयर टू द फेयर मार्केट वैल्यू, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। बट एक बार क्वेश्चन में बच्चों ने उस एग्जामिनर ने क्या पूछा कि अमाउंट पेड टू सिस्टर इन लॉ और वो एक्सेसिव था, से सैलरी पेड टू सिस्टर इन लॉ विच इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000। 5,000 ऐड करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे, बिकॉज सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 48(2), तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। अच्छा अमाउंट पेड इन कैश, ये 48(3) के एडजस्टमेंट पूछ रहा है आपसे, अगर 10,000 से ऊपर कुछ कैश में पे किया आपको तो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। बट इसमें ध्यान रखना ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर की लिमिट है 35,000 की, ठीक है ना। अच्छा अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कहता है आपने कोई एसेट खरीदा, मान लो मशीनरी खरीदा, और मशीनरी खरीदा आपने 10 लाख रुपए का और उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आया टू ब्रिंग इट टू द फैक्ट्री ऑफ द एसएससी से ₹25,000, ठीक है। वो 25,000 ट्रांसपोर्टर जो खर्चा है वो आपने कैश में पे किया। अब वो कहता है बस ये एडजस्टमेंट दी हुई है, अब क्या करोगे, ये जो 25,000 जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है बच्चों मशीन को फैक्ट्री तक लाने का, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, बिल्कुल होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग, और इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। बट सिंस ये कैश में पे किया है तो 43(1) में ये डिसअलाउ हो जाएगा, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ 10 लाख पे, बिकॉज 43(1) में कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि ट्रांसपोर्टर के लिए 10,000 और 35,000 और अदर्स के लिए 10,000, उसमें सिर्फ एक लिमिट है 10,000 की, ठीक है ना। ये 35,000 वर्सेस 10,000 का लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये 48(3) में है, तो इसलिए आपके साथ वो थोड़ा सा अपना ये गेम खेल सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसपोर्टर का खर्चा दे दे 35,000 से कम दे, बट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी देते, तो वहां पे डिसअलाउ होगा। बट अदरवाइज कोई जनरल खर्चा होगा फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो आपने कैश में दिया होगा 25,000 पे, तो डिसअलाउ नहीं होगा, बिकॉज 48(3) में जो लिमिट है 35,000 की है, समझ गए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 48(3) में देखा जाता है, जहां पे ट्रांसपोर्टर की लिमिट 35,000 की है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना है तो 43(1) में देखोगे, और उसमें जो लिमिट है वो सबके लिए 10,000 है, वेदर ट्रांसपोर्टर और नॉट, ठीक है। अच्छा जो फिर जिसमें आती है बच्चों की 43(b) की कि कुछ एक्सपेंस है जो पेमेंट पे ही अलाउ होते हैं, इसमें इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है आपका, तो आपको जब भी डिडक्शन देनी है जब एक्चुअल में पे होंगे, ठीक है। अच्छा फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये कैसे पूछता है क्वेश्चन, इसमें वो कहता है एसएससी के पास कार है, वो इसको 4/5 जो है वो ऑफिशियल पर्पस में यूज करता है, 1/5 जो है वो पर्सनल पर्पस में यूज करता है। तो कार से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा बच्चों, मेंटेनेंस का, पेट्रोल का, डेप्रिसिएशन का, वो आपको 4/5 ही अलाउ होगा अंडर दैट पीजीबीपी, ठीक है जी। अच्छा कोई पेनल्टीज है, मान लो जीएसटी की पेनल्टी है, कोई पेनल्टी है, तो वो आपको एड बैक करनी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनसेट इनडायरेक्ट की पेनल्टी है कि कंपनसेटरी भी हो सकती है, तो आप एग्जाम अपना नोट दे देना कि हमने इसको नॉन कंपनसेटरी माना है और इसमें एड बैक की है, ठीक है, अनलेस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। कुछ इनकम्स हैं, जैसे इनकम हो पार्टनरशिप फर्म,
ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसएससी इज ऑल्सो अ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर इन अ फर्म, और उसको जो इंटरेस्ट मिला फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म से ₹2 लाख मिला, और ये एट द रेट ऑफ 15% मिला। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म को है 12% पे इंटरेस्ट रहा होता है, और वो ही मेरे हाथ में टैक्स होगा। बाकी जो 3% का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स हो चुका होगा। भाई जो 2 लाख है ये 15% पे मिला इंटरेस्ट है, तो 2 लाख बटा 15% इंटू 12% करोगे तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी। जो एक्सेस है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आपने पीएनएल प्रॉफिट पहले ऐड कर रखा है तो, ठीक है, जनरली ऐड होगा। अच्छा, फिर कई बार इनकम साइड पे या फिर एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि एसएससी को इनकम टैक्स का रिफंड मिला, से ₹7,000 का, और लिख देगा साथ में कि 7,000 के अंदर 500 रुपए का इंटरेस्ट भी था। तो आपको क्या करना है, ये 7,000 के 7,000 जो है पीजीबीपी की इनकम तो है नहीं, तो आपको लेस करना है। और तो और इसमें से जो 6500 का प्रिंसिपल अमाउंट का इनकम इंटरेस्ट रिफंड है वो तो इनकम ही नहीं है आपकी, वो तो आपका ही पैसा था जो आपको रिफंड मिला। इनकम कितनी है, ओनली इंटरेस्ट पार्ट 500 रुपए, वो कहाँ पे टैक्स होगी, अदर सोर्स में। तो पीजीबीपी में आप 7,000 लेस करोगे और अदर सोर्स में आप 500 रुपए ऐड कर दोगे। ये मैं जस्ट में जल्दी कर रहे हैं बिकॉज आई एज्यूम कि आपके साथ पढ़े हुए, ये सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि आपको एक ही जगह सारी एडजस्टमेंट मिल जाए। क्वेश्चन में जीएसटी लायबिलिटी दे रखी है या फिर कोई भी टैक्स लायबिलिटी दे रखी है जो डिडक्टेबल है। जीएसटी लायबिलिटी नॉर्मल डिडक्टेबल होती है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें आपको ये देखना है उसमें डेट दी होगी लायबिलिटी पे कब हुई है 43B के एंगल से, कि ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पे हुई है या नहीं हुई है। अगर पहले पे हुई है, जनरली इसमें लिखा होगा अप्रैल महीने पे हुई है, तो भी आप इसको डिडक्शन दे दोगे बिकॉज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पे हुई है। बट अगर ड्यू डेट के बाद पे हुई है तो आप इसको एड बैक करना पड़ेगा, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन एक्सपेंस में आ रहा होगा डोनेशन, आप यहाँ पे एड बैक करोगे और सेक्शन 80G में जाके चेक करोगे कि इसकी डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितने परसेंटेज मिलती है, वो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में नॉर्मली एक अच्छा पॉइंट होता है, 3-4 एसेट दिए होते हैं। एक तो बच्चों क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन रेट्स जनरली नहीं दिए होते, तो आपको डेप्रिसिएशन रेट्स याद करने, ठीक है। साथ में आपने यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है कि एसएससी जो है मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो प्लांट एंड मशीनरी वाले आइटम्स पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अलग से नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कई बार क्वेश्चन लिख देता है कि सब्सिडी मिली है, तो सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट में से लेस होगी। अगर एसेट के लिए मिली है तो रिड्यूस अमाउंट पे ही आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक, इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, वो कह देगा कि डेरिवेटिव में ट्रेड करता था एसएससी, उसमें उसको लॉस हुआ है F&O में, फ्यूचर ऑप्शंस में। तो अगर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता था तो जो लॉस है वो नॉर्मल बिजनेस लॉस है, वो पीजीबी हेड में एडजस्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना। वो कहेगा कि कुछ एडजस्टमेंट में क्या कहता है वो कि एसएससी ने कुछ एफडी बनवा रखी थी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एटीसी के लिए एलिजिबल थी, ठीक है। अब उसने उसको विड्रॉ कर लिया प्री मैच्योर, और साथ में वो क्या लिखेगा कि एफडी 5 लाख की थी, वो प्री मैच्योर विड्रॉ हो गई, या फिर मान लो वो एफडी थी 50,000 की और प्री मैच्योर विड्रॉ हो गई, और इस 50,000 में जो इंटरेस्ट है वो 2500 रुपए का उसको इंटरेस्ट भी मिला। तो बट आपका क्या है, जो प्री मैच्योर विड्रॉल है, जो पहले मतलब इसका एटीसी ले लिया होगा हमने 50,000 रुपए का, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपए आपको अदर सोर्स में टैक्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का लेन देन नहीं है, पूरा पूरा ही टैक्स होगा। ये मैंने 5 लाख से 50,000 क्यों किया, बिकॉज 5 लाख अगर क्वेश्चन में लिखता तो कंफ्यूजन हो जाती, बिकॉज एटीसी तो 5 लाख का मिलता नहीं जनरली। तो आपके क्वेश्चन में जो भी आएगा प्री मैच्योर विड्रॉ एफडी, वो 1.5 लाख से कम अमाउंट का ही आएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड, तो इनकम कॉलम में कुछ कुछ इनकम होंगी, डिविडेंड इनकम होगी, रेंट इनकम होगी, जो पीजीबीपी हेड में से हटा के रिस्पेक्टिव हेड में लेके जानी है। अगर रेंट इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओगे और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दोगे, ध्यान रखना, ठीक है जी। कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चों। हिडन एडजस्टमेंट जनरली एक तो डिडक्शन के लिए होती हैं, जैसे डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन एड बैक तो करनी है पीजीबीपी में, आपको एडजस्टमेंट डोनेशन दिया है तो, बट आपको साथ में उसकी डिडक्शन भी क्लेम करनी है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, ठीक है जी। एक्सपेंस हेड में दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स, और कहीं ना कहीं रेंटल इनकम भी आ रही है, या नीचे कहीं लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आपके रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, तो आप पीजीबीपी हेड में ऐड करोगे, डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी में जाके उसको अगर रेंटल इनकम आ रही है तो उसे एडजस्ट करोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में लिखा है बच्चों कि हाउसिंग लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई है से ₹1 लाख रुपए, वो पेमेंट में आ रही है, तो साथ में लिखा है 1 लाख में से 80,000 रुपए का जो है वो प्रिंसिपल है और 20,000 का इंटरेस्ट पे किया है। तो ये 20,000 का इंटरेस्ट है, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर रेजिडेंशियल हाउस के
जो हाउस जो लोन है जो हाउस के लिए है वो हाउस अगर रेजिडेंशियल के लिए यूज हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और ये 80,000 जो है इसका 80C में आप डिडक्शन क्लेम करोगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक लिखा नहीं होगा, बस वो EMI का अमाउंट लिख देगा और लिख देगा कि 20,000 रुपये इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट मिल जाएगा कि जो हाउस है तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाना है और 80,000 रुपये का जो प्रिंसिपल है वो आपको 80C में लेके जाना है, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में जो डिडक्शन जो होती है जो जनरली क्वेश्चन में आपको मांगी जाती है, पूछी जाती है, वो तो 80C PPF वगैरह दे देता है। 80D या डबल डी, 80D मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, 80D में आपको कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट पे आप खर्चा कर रहे हो। तो डबल डी में डिडक्शन जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट की है इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो वो ध्यान रखना 40,000 सॉरी 75,000 1,25,000, ठीक है ना। 80G डोनेशन के लिए पूछा जाता है। 80EEB कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलती है। CCD वो कहेगा एसएससी ने कोई कंट्रीब्यूट किया है फॉर द NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ द इट्स एम्प्लॉयज, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन कितनी मिलती है, ओनली 10%, और वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर देगा तो जो एक्सेस है वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। 80 TTA और TTB ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है जी। अब कई बार क्या लिखेगा वो कि इनकम साइड में लिखेगा वो इस इनकम में क्या क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन PPF, तो इंटरेस्ट ऑन PPF जो है वो आपको PGBP हेड में से लेस करना पड़ेगा, PGBP की इनकम नहीं है, रादर वो एग्जाम्ड इनकम है तो अदर सोर्स में भी ऐड नहीं करोगे। या वो लिख देगा इंटरेस्ट ऑन NSC, तो इंटरेस्ट ऑन NSC आपको PGBP में से लेस करना पड़ेगा, PGBP की इनकम नहीं है, और बट ये अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स में ऐड होगा, और ये इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल होता है तो आपको सेक्शन 80C में उसको लेस भी करना पड़ेगा। तो एक जगह लिखा है बस, जैसे मान लो अपना इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और इनकम में लिख दिया उसने इंटरेस्ट ऑन NSC से ₹21,000, तो बस ये लिखा है, बट एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट किया अपना प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से, इसमें आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, बिकॉज PGBP की इनकम नहीं है 21,000 रुपये, ठीक है ना, इसमें जुड़ा हुआ हटाओगे, अदर सोर्स में लेके जाओगे 21,000 रुपये इनकम दिखाओगे, और अपना 80C में इस 21,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम करोगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। तो तीनों एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी एक पॉइंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, लास्टली बच्चों, क्या सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, सेक्शन नंबर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो आपको इवन आपने ट्रीटमेंट सही भी किया है आपके नंबर कट जाएंगे। मान लो सेक्शन लिखना था 80DD, आपने लिख दिया सेक्शन 80D, इवन अमाउंट सही भी है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, रॉन्ग सेक्शन के मार्क्स कट जाएंगे। सही सेक्शन लिखने का कुछ फर्क नहीं पड़ता और सेक्शन ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो IPCC लेवल पे आप सेक्शन जब भी लिखो व्हेन यू आर 100% श्योर ये ठीक सेक्शन है, अदरवाइज सेक्शन मत लिखो, सीधा वर्ड लिख दो डिडक्शन, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत सेक्शन लिख दिया, इवन इफ ट्रीटमेंट सही किया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का, जनरली PGBP हेड में से आता है, तो मैं सोचा आपके आसानी रहेगी, एग्जाम नज़दीक है। तो वैसे कोई भी डाउट हो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर जो आपको फ्लैश हो रहा है, ठीक है जी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।